वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशन। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का, जो कि सीबीएसई के क्लास 11 के लिए है। और आज मैं पाइथन के बारे में शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर आप इसको चैप्टर से मैप करेंगे तो ये एनसीईआरटी के पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 से मैप्ड है। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन 1। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर एक बार नज़र देखते हैं। सो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, देन इज वर्किंग विथ पाइथन, एग्जीक्यूशन मोड्स क्या है, पाइथन के कीवर्ड्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं और कमेंट्स क्या हैं। ये हम 7 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये पाइथन है क्या। पाइथन को पढ़ने के पहले अगर हम पाइथन के बारे में जानें तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सभी जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब, तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग के पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्राम क्या होता है। अगर हम प्रोग्राम समझ गए तो प्रोग्राम लिखने की कला, यानी द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। यानी कि अगर हम कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स देने पड़ते हैं। एक बार में एक कमांड, दूसरे बार में दूसरे कमांड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको जो काम करना है वो बार बार वही कमांड्स का सीक्वेंस देना है। तो उसके लिए हम सारे कमांड्स को अगर एक साथ लिख लेते हैं तो उसी जो सेट, उसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ हम लोग लिख लिए, उसी को हम कहते हैं प्रोग्राम। अब the language used to specify those set of instruction to the computer is called programming language। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि जो हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एग्जांपल है पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प और भी कई तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। और अभी हम लोग जो आगे देखेंगे वो पाइथन के बारे में देखेंगे। अब ये पाइथन क्या है? तो पाइथन बहुत ही पॉपुलर है। पाइथन इज ए वेरी पॉपुलर एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम। ये उन्होंने 1991 में डेवलप किया था। इट इज यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अगर आप पाइथन के बारे में कहें तो बहुत ही लेटेस्ट लैंग्वेज है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। वैसे हम लोग कहते हैं कि सी प्लस प्लस सीखना चाहिए, लेकिन सी प्लस प्लस सीखने में जितनी मेहनत है, जितना सिंटेक्स मेंटेन करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में उतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाइथन में हम लोग प्रोग्राम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी कैन राइट। अब पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये इंटरप्रेटर बेस्ड क्या होता है? तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो जनरली वो हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हम उसको सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट उस मशीन लैंग्वेज के कोड को हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा और फिर वो उसको रन करा पाएगा। लेकिन जैसे ये जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज को समझता नहीं है, तो उसके लिए हमको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है जो अंग्रेजी में लिखे हुए हमारे प्रोग्राम को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है उसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज का प्रोग्राम कहते हैं। और मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है। वैसे शुरुआत हमारी मशीन लैंग्वेज से ही प्रोग्रामिंग से शुरू हुई थी, जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग कहते हैं। अब ये जो हमारा प्रोग्राम जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको अगर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है
कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो मेरे पूरे प्रोग्राम को पढ़े और उसको एक ही बार में उसको मशीन लैंग्वेज में जनरेट करके उसका आ, जो हमारा अंग्रेजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं उसको रीड करके और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, जिस ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग जितनी बार चाहे फिर रन कराएं। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक बार कंपाइल करके बार बार रन कराने को हम लोग कहते हैं कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी उसमें क्या है, एक बार में प्रोग्राम कंपाइल होगा और उसको हम बार बार रन करा सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या परेशानी है कि इफ़ वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट कोड बनाएंगे वो मशीन डिपेंडेंट होगा। यानी अगर हम विंडोज़ पे उस प्रोग्राम को कंपाइल किए तो विंडोज़ पे रन करेगा, यूनिक्स लिनक्स पे रन नहीं करेगा। किसी और पे करेंगे तो उसी प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो रन नहीं करेगा। और दूसरे तरह का जो मेरा कन्वर्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरपरेटर। तो इंटरपरेटर का मतलब क्या होता है? इंटरपरेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, कंपाइल करता है, रन कराता है। यानी हम जितनी बार उस प्रोग्राम को रन कराएंगे उतनी बार वो हर लाइन को कंपाइल करेगा और उसको रन कराएगा। तो वैसे जो इंटरपरेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्लो होता है, बट जो इंटरपरेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कई खूबियां होती है, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का गुण आ जाता है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं। तो ये जो मेरा पैथन है वो है इंटरपरेटर बेस्ड, यानी आप जितनी बार प्रोग्राम आप लिखिएगा आपको उसको कंपाइल करके और रन करने के लिए आपको पैथन का इंटरपरेटर चाहिए होगा। दैट इज पैथन का इंटरपरेटर मीन्स पैथन सॉफ्टवेयर आपको हर बार चाहिए उसको रन कराने के लिए, बिना उसके आप रन नहीं करा सकते हैं। Therefore, we write and run a Python program. We need a Python interpreter installed on the computer, which is also called Python shell. यानी जो Python का इंटरप्रेटर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उसको कहते हैं Python shell। ये हम आगे देखेंगे कि Python shell कैसे खुलता है, हम कैसे उसमें प्रोग्राम रन कराएंगे, एक एक करके हम आगे देखेंगे। अब क्या है, द सिंबल आप देखेंगे 3 ग्रेटर देन साइन का सिंबल है, वो एक के बाद एक है। इसको हम लोग कहते हैं पैथन प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, आप भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि ये जो है पैथन का रेडी मोड है, यानी जब ये प्रॉम्प्ट आता है तो प्रॉम्प्ट पे आप जब भी कोई कमांड लिखेंगे तो वो रन करके उसका रिजल्ट दे देगा। अब आपको हम पहले आगे बढ़ने के पहले क्या है, अच्छा इसको इस लाइन को हम पूरा कर लेते हैं। Which indicates that the interpreter is ready to receive instruction. We can type command or statement on this prompt for execution. यानी इस prompt जब भी आपको ये prompt मिलेगा पाइथन में तो वहाँ पे आप कोई भी कमांड लिखेंगे तो कमांड लिख करके और एंटर प्रेस करते हैं उस कमांड को रन करा के आपको वो रिजल्ट देगा। अब ये थोड़ा सा हम इसको आप स्विच करते हैं, हम उस पाइथन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम विंडोज 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, आपको क्या रन कराना है थोड़ा सा देख लें। जैसे कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, ऑल प्रोग्राम्स में अगर जाते हैं तो हमको थोड़ा सा पाइथन का ग्रुप खोजना पड़ेगा। पाइथन किधर है, ये देख रहे हैं पाइथन 3.7। तो हम जो भी कमांड रन करेंगे वो पाइथन 3.7 ऑनवर्ड्स रन करेगा। कई कमांड्स ऐसे हैं जो पाइथन 3.7 से पहले का अगर आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ कीजिएगा तो उस पर ये रन नहीं करेगा। तो आप जब भी यूज़ कीजिए तो पाइथन 3.7 ही यूज़ कीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन का IDLE। वी आर गोइंग टू यूज़ पाइथन IDLE। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन को यहाँ पे रन करा रहे हैं, रन करा के IDLE पे रन करा रहे हैं। तो देखते हैं मेरा पाइथन का क्या कैसे पाइथन खुलता है। ये देखिए पाइथन आ गया। और अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जो है ये ट्रिपल ग्रेटर देन साइन इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, और इसके बगल में आप देखिए कि ये ब्लिंक करता हुआ आपको एक दिखेगा। तो ये ब्लिंकिंग मोड क्या है, ये ब्लिंकिंग क्या है, ये ब्लिंक जो कर रहा है ये मेरा कर्सर बता रहा है कि हम कोई भी कमांड टाइप करेंगे तो इसी जगह टाइप होगा। अब हम एक सिंपल सा कमांड टाइप कर रहे हैं, और इस सारे कमांड के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं PRINT प्रिंट हेलो।
अब जैसे ही लिखे उसके बाद हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं, एंटर की प्रेस करते ही देखिए ब्लू कलर में आपका हेलो लिखा हुआ आ गया। अब ये जो हेलो है ये क्या है, दिस इज द आउटपुट। तो हम जो भी कमांड लिखेंगे वो क्या करेगा, कंप्यूटर ये जो पैथर्न है उसको रन कराएगा। और जैसे जैसे हम a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, हो गया। अब प्रिंट a करते हैं, ये a का वैल्यू देखो यहाँ पे हमने क्या दिया था, प्रिंट 9a ब्रैकेट, यानी हम ब्रैकेट की जगह 9 दे दिए थे। तो क्या किया, कंप्यूटर जो मेरा पैथर्न का जो सेल है उस कमांड को नहीं समझ पाया कि ये प्रिंट 9 ए क्या होता है, तो उसने सिंपल लिख दिया एरर, सिंटेक्स एरर। अगर हम इसको सही ढंग से लिखें, प्रिंट ए और एंटर मारे तो क्या करेगा, ए का वैल्यू बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये पैथर्न का सेल है, आप ऊपर में लिखा देख सकते हैं पैथर्न सेल 3.7.3। तो इस पे हम लोग कमांड दे के रन करा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। अब जब हम पैथर्न में प्रोग्राम रन कराते हैं तो प्रोग्राम रन कराने के इसमें दो मोड हैं। पहला मोड इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब क्या होता है, इन इंटरेक्टिव मोड वी कैन टाइप द पैथर्न स्टेटमेंट ऑन दी ट्रिपल ग्रेटर देन प्रॉम्प्ट डायरेक्टली। अब जैसे अभी आपको मैंने खोल के दिखाया था, वहां पर मैं जो भी कमांड टाइप कर रहा था फिर रन इंटर प्रेस करते ही वो कमांड का रिजल्ट आ जाता है। यानी एक एक कमांड हम देंगे और एक एक रिजल्ट हमको मिलते जाएगा। तो अगर हम इस मोड में काम कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड जैसे दिखाने का मतलब क्या है, इंटरेक्ट, जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो उधर से आंसर आएगा, फिर हम कुछ बोलेंगे तो उधर से आंसर आएगा। तो ये जो इंटरेक्टिव, इस तरह से हमारा जो पैथर्न का सेल में इंटरेक्टिव मोड है कि हम एक कमांड दिए उसका आंसर आ गया, फिर दूसरा कमांड दिए उसका आउटपुट आ गया, फिर तीसरा कमांड दिया आउटपुट आ गया, और इस तरह से मेरा कमांड एक एक करके हम देते जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कमांड हम दे रहे हैं जिसमें कोई आउटपुट नहीं है तो फिर मेरा कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया मेरा इंटरेक्टिव मोड। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट मोड, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लाइन का। जैसे स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर हम पिक्चर वगैरह में जाते हैं तो पिक्चर में कहा जाता है ना कि स्क्रिप्ट लिखा गया है। स्क्रिप्ट क्या होता है, एक पूरा कहानी होता है। कहानी मीन्स बहुत सारा लाइन लिखा होता है। तो उसी तरह से पैथर्न में अगर हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट मोड में काम करने का मतलब है हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें बहुत सारा पैथर्न का कमांड लिख देंगे, और जब उस फाइल को, यानी जिसमें पैथर्न का कमांड लिखेंगे, उसको एक सेव कर देना है। और सेव करने के साथ क्या है, उसका ऑटोमेटिक वो एक्सटेंशन .py ले लेता है। ठीक है, .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं, और फिर जितनी बार रन करेंगे तो उसमें जितने भी कमांड है वो एक एक करके रन करेंगे। ठीक है, अब ये एक्सक्यूशन मोड को भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा स्विच करते हैं हम लोग पैथर्न पे। आप अभी देखिए कि हम प्रिंट पहले ए में 10 डाले थे, प्रिंट ए किए थे, तब मेरा यहाँ 10 दिखा था। अब अगर हम चाहें कि नहीं हम एक बार करें और ये दोनों काम हो जाए तो कैसे करेंगे। इस काम को करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हम जाएंगे पहले फाइल में और पहले करेंगे न्यू फाइल। जैसे न्यू फाइल करेंगे तो ये अनटाइटल्ड करके ऊपर लिखा हुआ एक हमारा खुल जाएगा। और अगर आप देखिएगा तो विंडोज़ के नोटपैड जैसा एक विंडो आ जाता है, यानी जैसे नोटपैड में हम टाइप करते हैं सारा काम उसी तरह से आपको टाइप करते जाना है। तो हमने क्या किया था, a इज इक्वल टू 10 किया था। अब हम दूसरा काम करते हैं, x इज इक्वल टू 10 लिखें, फिर y इज इक्वल टू 34 लिखें, फिर z इज इक्वल टू x प्लस वाई लिखें। अब देखिए ये प्रोग्राम लिख रहा है, अभी इस प्रोग्राम पे अभी आप मत जाइए, आप मोड देखिए कि हम एक साथ कितने कमांड लिख रहे हैं, और हम प्रिंट कर रहे हैं x y z, हम तीनों वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं एक साथ। अब ये हमारा क्या हुआ, मेरा जितना भी काम करना था, दैट मीन्स कि हमको जो प्रोग्राम लिखना था वो हमने लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया पहले। अब ध्यान रखना है कि हर लाइन, एक कमांड के लिए एक लाइन देना होगा, एक ही लाइन में आप एक से अधिक कमांड नहीं लिख सकते। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 2 3 4 लाइन लिखा। अब इसके बाद क्या करना, सबसे पहला काम मेरा होगा इसको सेव करना। ठीक है, तो आप फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं। पहली बार जैसे ही सेव करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, यानी पहली बार में सेव एज आएगा। अब आप जहां सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम प्रोग्राम फोल्डर बनाए हुए हैं, यहाँ पर पैथर्न फोल्डर भी मेरा बना हुआ है, तो हम जाते हैं, ठीक उसके पैथर्न फोल्डर कहाँ गया, पैथर्न प्रोग्राम फोल्डर है। यहाँ पर हम फिर से बहुत सारा मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसका नाम देते हैं test
1। अब test1 नाम का देखिए, अब देखिए इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि .py या .pyw, ये दोनों एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स को ये रन करा सकता है। जनरली आप कोशिश कीजिएगा .py में, क्योंकि अगर आप फाइल का नेम देके खाली सेव करिएगा तो ये .py होगा, .pyw नहीं लेता है अपने से। सेव करिए। अब सेव करते ही आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको फाइल का नाम test1 फाइल का नाम दिखाने लगा। अब आप इसको रन करना है तो आप रन में जाइए, रन मॉड्यूल करिए। आप देखिए आपने जो प्रोग्राम लिखा था, अगर फिर से मुझे उस प्रोग्राम को खोलने दीजिए। अभी तो आप देखिए विंडो में दोनों प्रोग्राम आपका खुला है, ये सेल खुला हुआ है और ये प्रोग्राम खुला हुआ है। प्रोग्राम को थोड़ा साइड में ले जाते हैं। अब यहाँ देखिए हमने x का वैल्यू 10 दिया था, y का वैल्यू 34 दिया था, z का वैल्यू दिया था, x और y को दोनों ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो z में दिया था, और प्रिंट क्या किया था, ZYX। अब आप देखिए पहले x का वैल्यू प्रिंट किया, फिर y का वैल्यू प्रिंट किया, फिर z का वैल्यू प्रिंट किया, एक एक करके कर दिया। तो ये एक एक करके, अगर इसी चीज़ को हम अगर सेल इसी चीज़ को अगर हम सेल पे रन कराते तो पहले हम ये लिखते, फिर वो प्रॉम्प्ट आता तो फिर ये लिखते, फिर तीसरी बार प्रॉम्प्ट आता तो ये लिखते, और फिर चौथी बार में हम ये कमांड देते तो मेरा काम होता। और अगर यही काम हमको बार बार करना है तो अगर हम इंटरेक्टिव मोड में काम करेंगे तो यही काम हमको बार बार करना पड़ेगा। बार बार मीन्स ये चारों कमांड हमको हर बार टाइप करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हैं तो कोई कमांड, अगर एक प्रोग्राम बना के सेव कर दिए, जैसे सेव करके इसको हम बंद करते हैं, ठीक है, इसको हम बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन अब फिर से हमको वही काम करना है, तो वही काम करना है तो हमको फिर से कोई प्रोग्राम टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे फाइल में, ओपन करेंगे, और जहां हमने सेव किया है, आपने कहां सेव किया थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम बैकअप के अंदर एक फोल्डर बनाए थे, कहां पर है, दैट इज प्रोग्राम। इसके अंदर मेरा क्या है इसके अंदर पैथन प्रोग्राम नाम से फोल्डर है, और इसमें test1 नाम का फाइल बनाए थे। ओपन करते हैं, आ गया। अब इसको आप जितनी बार रन कराइए, आप रन करके डायरेक्टली यहां भी रन करा सकते हैं, या शॉर्टकट की, अभी हम शॉर्टकट की F5 प्रेस करते हैं, फंक्शन की 5 प्रेस करने से भी रन कर जाएगा। तो आप दोनों तरीका से अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, कि हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे। प्रोग्राम लिखने के लिए हम आगे भी और डिस्कस करेंगे, तो अभी आप पैनिक ना ले कि प्रोग्राम मैंने क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, वी विल डिस्कस दैट वन। अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम पैथन का कमांड रन कराना है तो हमको दो मोड में रन करा सकते हैं, वन इज इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड। अंतर क्या है कि इंटरेक्टिव मोड में अगर काम करते हैं तो हम प्रॉम्प्ट के ऊपर डायरेक्टली कमांड टाइप करना है और एक एक करके हम कमांड रन करेंगे। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे तो क्या है, इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट करना होगा, क्या एक फाइल देना होगा। पहले हम क्या करेंगे, पाइथन प्रोग्राम को एक फाइल में लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, और तब हम उसको बार बार रन कराते रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड क्या होता है, देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड का मतलब, कीवर्ड यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड होते हैं। अब रिजर्व क्यों होते हैं भाई, ये रिजर्व इसलिए होते हैं क्योंकि उस वर्ड का उस लैंग्वेज का के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग अगर कोई एक्शन वर्ड यूज करते हैं, दौड़ो, तो दौड़ो यूज करते हैं तो कोई भी दौड़ने लगता है, या वो इंस्ट्रक्शन की तरह यूज होता है कि दौड़ना है। हम किसी का नाम दौड़ो नहीं रख सकते हैं, या दौड़ो हम कहीं और वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो पैथन में हम कमांड देते हैं, जितने भी पैथन के कमांड हैं, वो एक स्पेशल वर्ड है जिस पे पैथन एक्शन करता है, और उस सारे वर्ड को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। आप कीवर्ड को कह सकते हैं, कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व है, यानी इस वर्ड को आप दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। जो काम कहा गया है, जिस काम के लिए वो बना है, वही काम करना है। तो अब आप कहेंगे कि कीवर्ड हम कैसे समझेंगे, तो पहले वो हम आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाएंगे, और कीवर्ड्स एक बार में याद करके रखना बहुत ही मुश्किल है सभी के लिए। तो पैथन में जैसे जैसे आप हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो दिखते जाएगा कि कहाँ पे हमारा कौन कौन सा वर्ड को हम इस कमांड के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सा अपने तरफ से डिफाइन किया हुआ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो पैथन में हम कुछ स्पेस, जो मेरा कीवर्ड है उसके साथ हम अपना डिफाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं हम आगे देखते हैं। एक चीज उसके पहले समझना होगा कि पैथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है
कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इसके लिए अलग होता है। यानी कि अगर हम लोग ए लिखे ये और ए लिखे ये, तो पैथन के लिए इस ए का अलग मीनिंग होगा, इसके लिए अलग मीनिंग होगा। ये दोनों को सेम लेटर नहीं मानेगा, क्योंकि ये उसी तरीका से बनाया गया है जैसे हम लोग का बेसिकली ये जो केस सेंसिटिविटी का जो ऑप्शन है वो सी लैंग्वेज ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था। तो खैर हम लोग उतना पीछे नहीं जाते हैं, बस ध्यान ये देखते हैं कि हम लोग पैथन को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसके लिए अपर केस यानी कैपिटल लेटर को अपर केस कहते हैं और स्मॉल लेटर को लोअर केस कहते हैं। तो कीवर्ड के साथ एक ध्यान में रखना है कि कीवर्ड अगर आपको यूज कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि कीवर्ड कैसे लिखा हुआ है, या अपर केस में है, लोअर केस में है या मिक्स्ड केस में है, कुछ कैपिटल लेटर कुछ स्मॉल लेटर। तो ये आपको एग्जैक्टली उसका सिंटेक्स लेकर के रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। पैथन के कीवर्ड आप देख लीजिए। पैथन का कीवर्ड जो है ये पूरा स्क्रीन पे जितना भी वर्ड आपको दिख रहा ऑल आर कीवर्ड्स, यानी इसको आप किसी दूसरे अपने इसका यूज करने का मतलब पैथन समझेगा कि वो आपने कुछ कमांड दिया है। जैसे है आपका फॉल्स, फॉल्स का ध्यान रखिएगा एफ कैपिटल है बाकी स्मॉल है, नन का एन कैपिटल है बाकी स्मॉल है, ट्रू का टी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, देन एंड स्मॉल में, एज स्मॉल में, एसेट एसर्ट स्मॉल में, ब्रेक स्मॉल में है, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, if, import, in, lambda, non-local, not, or, pass, raise, try, while, with and ill। ये सारा जो है मेरा पैथन का कीवर्ड है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये सारे कीवर्ड्स पढ़ने ही हो। आपके प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में जितने पढ़ने हैं उतने पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो कुछ इसमें से कुछ स्पेशल वर्ड का यूज़ करेंगे, कुछ कीवर्ड और भी यूज़ कर लेंगे, बट ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा जो आपके सिलेबस के वर्ड्स हैं उस पर। तो आते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटी इन ए प्रोग्राम। अब देखिए, आपको जैसा कि अब बताया कि जब हम पैथन यूज़ करते हैं तो पैथन के लिए कुछ वर्ड रिजर्व है जिसको कि हम लोग कहते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड का मतलब होता है कुछ काम करना है या उसके लिए हम कोई इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर पैथन को दिया गया है। तो उस इंस्ट्रक्शन के अलावा हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग को वैल्यूज़ का ज़रूरत पड़ता है, यानी डाटा यूज़ करते हैं। तो डाटा को पहले कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। तो डाटा को जब कहीं भी सेव करते हैं तो उसको हम लोग सेव करने में जहाँ सेव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो जैसे हम मैथ में भी पढ़ चुके हैं, तो मैथ में जो वेरिएबल जैसे हम लोग देते हैं एक्स वाई जेड, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। फंक्शंस, यहाँ पर हम लोग फंक्शन, अब फंक्शन क्या होता है आगे देखेंगे। और बहुत हम अपने प्रोग्रामिंग में कई जगह हम लोग को अपने तरफ से कुछ ना कुछ नेम देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी दो जगह दिखाया वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम। आपको इनिशियली जहाँ भी प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ पे हम लोग वेरिएबल नेम का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल नेम जब भी होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को फिर से बताते हैं। आइडेंटिफायर्स एक ऐसा वर्ड है जो यूज़र डिफाइंड नेम होता है, यानी यूज़र कोई नाम देता है। अगर किसी वर्ड या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करना हो, उसको बार बार रेफर करना है, तो एक आइडेंटिफायर क्रिएट करता है और फिर उसी को बार बार रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्लास में आते हैं तो क्लास में आपको एक रोल नंबर दिए, तो योर आइडेंटिफिकेशन नंबर को आप हम लोग एक नंबर से दिए, यानी आपको हम रोल नंबर वाइज एक्सेस करना शुरू किए कि रोल नंबर 10, रोल नंबर 5, रोल नंबर 11। तो ये रोल नंबर वाइज हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीकॉम कंपनी वाइज जाइएगा तो आपके नेम से नहीं, आपके मोबाइल नंबर से वो आपको आइडेंटिफाई करता है। तो वो आइडेंटिफाई एक नंबर से करता है। तो सिमिलरली जब हम अपने प्रोग्राम में करेंगे तो आइडेंटिफायर हम कब कब कहाँ करते हैं उस पर ध्यान देंगे। जनरली फिर से बता रहे हैं, हम जनरली जो आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे इनिशियली वी विल यूज़ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का नाम देने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज़ करेंगे। अब क्या है कि जब हम कोई नेम, हम अपने से कोई नेम क्रिएट कर रहे हैं, तो नेम क्रिएट
अब क्या है, हम लोग कहीं भी कोई काम करते हैं तो हमको वहाँ का नियम मानना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम कोई लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसका कुछ रूल्स होता है या ग्रामर होता है जिसको कि हमको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीका से जब हम पैथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। पैथन प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। तो जिस तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका ग्रामर सीखते हैं तो यहाँ भी हमको उसका ग्रामर सीखना होगा कि ग्रामर हम कैसे, क्योंकि जब तक ग्रामर सीखेंगे नहीं तो हम पैथन को प्रोग्राम नहीं लिख के दे पाएंगे। तो सबसे पहला हमको क्या कर सीखना है, ग्रामर सीखना है। और इस ग्रामर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग ग्रामर यहाँ यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स, SYNTEX। सिंटेक्स क्या है, दैट इज रूल और ग्रामर ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग रूल्स वगैरह यूज करते हैं तो रूल को मतलब किस ढंग से लिखना है, क्या करना है, वो जनरली हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। तो अब ये नाम जो हम लोग देंगे, दैट मीन्स व्हेनेवर वी विल क्रिएट नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, तो नेम जो है वो या तो स्टार्ट होगा अपर केस या लोअर केस, अल्फाबेट और अंडरस्कोर साइन। यानी कोई भी अगर अपना हम लोग आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे वो स्टार्टिंग तीन ही कैरेक्टर क्या, दो ही कैरेक्टर का चीज दो ही चीज हो सकता है। या तो वो कोई अल्फाबेट होगा, चाहे तो कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, या फिर अंडरस्कोर यानी लोअर हाइफन। देखिए हाइफन दो तरह का होता है, एक माइनस साइन के लिए यूज करते हैं और एक लोअर हाइफन होता है जिसको कि हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग काम करने के लिए होते हैं। अंडरलाइन टाइप का चीज दिखता है ये। तो आप जब कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो एक लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम कोई भी लेटर, नंबर या अंडरस्कोर दे सकते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबल के नेम में हम लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। नंबर से हम किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा और कोई कैरेक्टर का हम यूज नहीं करेंगे, जैसे प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब कि जो हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, एक्सक्लामेशन साइन, करेक्ट साइन, डॉलर साइन, परसेंट साइन, तो ये सारे सिंबल को हम वेरिएबल के नेम देने में यूज नहीं करेंगे। नेम देने के लिए हम लोग ओनली अल्फाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर यूज करेंगे। अब जैसे हमको यूज करना है रोल नंबर, तो रोल नंबर देने के लिए हम लोग कई तरीका से इसका नंबर दे सकते हैं। जैसे हम लिख दिए ROLL नंबर, एक ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं ROLLNO, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं ROLL फिर एक अंडरस्कोर फिर NO। तो ये अगर आप देखिए तो ये जो नेम क्रिएट किए हैं रोल नंबर के लिए, अगर इसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, सारा स्मॉल है तो आपको आइडेंटिफाई, चूंकि हम अभी आपको बता दिए कि रोल नंबर लिखा हुआ है इसलिए आप आराम से पढ़ पाएंगे। अदरवाइज कहीं इस तरह से लिखा हुआ तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, रोल LNO, रो LNO क्या लिखा है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल किया हुआ है। दो वर्ड से रोल नंबर बना है तो रोल और नंबर, तो इसको आइडेंटिफाई करने में आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा कि ये रोल नंबर है। आप इसमें जाएंगे तो ये भी बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं कि हर वर्ड को हाइफन से, अंडरस्कोर से सेपरेट किया गया है। ध्यान रखिएगा किसी भी आइडेंटिफायर में ब्लैंक स्पेस वगैरह कुछ यूज नहीं होगा, खाली नंबर, लेटर और अंडरस्कोर ही यूज होगा। इट कैन बी एनी लेंथ। अब क्या है कि वेरिएबल का ये जो आइडेंटिफायर हम बनाएंगे या नाम देंगे उसका लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि जितना छोटा और मीनिंगफुल हो जितना अच्छा है। जैसे अभी रोल नंबर को हम लोग ROLL_NO लिख दिए, हम उसको ROLL_NUMBER भी लिख सकते थे। तो आप देखते हैं बड़ा और छोटा लिखने का फ़ायदा क्या है कि वो आपको टाइप करने में कम समय लेगा, समझ तो आप जा ही रहे हैं। स्पेस भी प्रोग्राम लिखने में कम लेगा, टाइम कम, आपका टाइम बहुत बचेगा। और हर जगह चूंकि आपको लिखना है तो हर जगह लंबा वर्ड यूज करने से आपका कई तरह के परेशानी बाद में आती है, जो कि अगर आप रूल यूज कर रहे हैं तो आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, यानी कि जो भी हमने कीवर्ड अभी देखा था उस नाम से कोई भी हम आइडेंटिफायर नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे एक आइडेंटिफायर आपको याद होगा कि हमारा था TRUE, ट्रू। तो हमारा याद मिलता जुलता कीवर्ड से मिलता जुलता नाम वाला आइडेंटिफायर बनाने से परहेज करना होगा। दैट मीन्स यू विल हैव टू we should not use the name of the identifier same as a reserve word। अब देखिए रिजर्व वर्ड में क्या किया, अब ट्रू तो ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हम चाहे वेरिएबल तो स्मॉल टी स्टार्ट करते हुए TRUE ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं। हम चाहे तो TRUE इस तरह का आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिजर्व वर्ड कैपिटल T है, स्मॉल RUE है। तो हम लोग को अगर हम इसमें से कोई भी लेटर को ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर दें तो ये दूसरा वर्ड हो जाएगा, तो ये हम बना सकते हैं। बट इवन इन दैट केस ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड कि आप कोई भी रिजर्व वर्ड से मिलता जुलता आइडेंटिफायर नहीं बनाए, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा ये ट्रू के, क्योंकि हर बार हमको याद रहे कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रू कैपिटल में है सारा कि सारा स्मॉल में है कि पहला टी कैपिटल में, ये कंफ्यूजन होते रहता है और आप जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। अब इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको हम फिर से रिपीट करेंगे कि जब भी कोई आइडेंटिफायर बनाइए तो उसमें 3 ही तरह का कैरेक्टर यूज़ कीजिए, अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। स्टार्टिंग या तो लेटर या अंडरस्कोर रहेगा, नंबर कभी नहीं होना चाहिए। अब नंबर आप पूछेंगे सर क्यों नहीं होना चाहिए, तो नंबर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जाता है उसमें अगर फर्स्ट लेटर नंबर होता है उसको न्यूमेरिक वैल्यू लेके चला जाता है, और न्यूमेरिक वैल्यू और आइडेंटिफायर में डिफरेंस होता है, तो हम उसको नहीं चाहते कि वो नंबर है तो हम उसमें नहीं डालेंगे। वेरिएबल पे आते हैं। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर whose value can change। अब अगर इसको बोलें तो वेरिएबल आर आइडेंटिफायर, अब यहाँ तो हम लोग डिफाइन कर दिए कि वेरिएबल आर आइडेंटिफायर। अगर दूसरे वर्ड में कहें तो वेरिएबल क्या है? दे आर मेमोरी लोकेशन, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वी कैन से, दे आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करना है तो वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में। तो हम चूंकि अगर नॉर्मली देखें तो हमारा हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस हमको पता नहीं होता है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नाम बताते हैं कि भैया हमको एक वेरिएबल बनाना है, इसका नाम ये दे दो। अब उस नेम में कोई भी एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकता है और हम उस नाम को यूज करके, जैसे अभी हम आपको थोड़ा देर पहले दिखाए थे ABCXY, तो ये जो XYZ जो था दे आर वेरिएबल, यानी हमने जब जैसे ही रिक्वेस्ट किया कि हमको एक वेरिएबल x यूज़ करना है तो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करके एक मेमोरी एलोकेट कर दिया और उस मेमोरी लोकेशन को वो x नाम दे दिया। अब वो x नाम दे दिया तो अब हम जब भी x में डालेंगे तो वो उसी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा। ठीक है, अब इसमें एक और भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप जितनी बार चाहे उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल में वही वैल्यू स्टोर होगा जो सबसे अंत में आप डालेंगे। ठीक है, यानी सबसे लास्ट में जो आप वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू स्टोर होगा। यानी x आपने अगर लिखा, चलिए हम आपको एक दिखाते हैं सेल में, हमने x इज इक्वल टू 10 लिया, फिर x इज इक्वल टू 20 लिया, फिर x इज इक्वल टू 60 लिया। हमने तो 3 वैल्यू x में डाल दिया। अब प्रिंट करते हैं, ये क्या दिखा रहा है? 60, यानी कि जो सबसे लास्ट में हम वैल्यू डाले थे वही दिखा रहा था। पहले का 2 वैल्यू अब हमको वो गायब हो चुका है, वो कभी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू डालते समय कि जो आप वैल्यू अभी डाल रहे हैं वो क्या करेगा? प्रीवियस वैल्यू को इरेज करके नया वैल्यू उसके अंदर डालेगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अगर हम लिख दिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 तो क्या करेगा ये? x में जो x का करंट वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर देगा, फिर नया वैल्यू जो आएगा उसको x में स्टोर कर देगा।
प्रिंट करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लियरली, यानी हम इस तरह का एक्सप्रेशन, वी विल कम टू दैट पॉइंट अगेन एक्सप्रेशन वगैरह पे। अब इन पाइथन वी कैन यूज असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल्स। अब क्या है कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं, अलग तरीके हैं। आपको वहाँ बताना पड़ता है कि वेरिएबल होगा तो कौन सा डाटा स्टोर करेगा, कैसा करना है, लेकिन पाइथन में वैसा कुछ नहीं है। पाइथन में जो भी वेरिएबल का नेम वेरिएबल बनाना है उसमें एक आप वैल्यू डाल दीजिए, जैसे आप वैल्यू डालिएगा ऑटोमेटिक वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यानी पहले से वेरिएबल डिक्लेयर करके रखने की जरूरत नहीं कि हम इसमें ये वैल्यू डालना है, आप डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हैं, उसको वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, किसी भी वेरिएबल को यूज करने के पहले उसमें वैल्यू डालना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू सॉरी, इसको इरेज क्लियर करने दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हो गया। हम x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 ऐसा नहीं लिख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हम पहले y का वैल्यू नहीं दिए हो। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि क्या कहेगा, चलिए हम आपको दिखा ही दें। x यहाँ तो हमने y भी बनाया हुआ था ना, x इज इक्वल टू देखते हैं y प्लस 10, y पहले से बना हुआ था तो यह ले लिया। तो इस तरीका से दिक्कत हो सकता है। x इज इक्वल टू एक्स 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 प्लस 10, आप देख सकते हैं y वेरिएबल पहले से बना हुआ था इसलिए कोई एरर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हम x इज इक्वल टू एक्स 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 प्लस 10 लिए तो ये क्या कह रहा, एक्स 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 10 में नेम एक्स एक्स इज नॉट डिफाइंड, यानी उस नाम का उस क्या है वो उसको नहीं पता है। सो ये एरर आपको दिखा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप का एरर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल बनाया नहीं, डायरेक्टली यूज करना शुरू किया। तो जब तक आप किसी वेरिएबल में वैल्यू डाल के उसको वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हैं आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो पाइथन का ये बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सिंपल वैल्यू डाल के क्रिएट कर देना होता है। क्या है, वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइंड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड। आपको अभी बताया ना कि प्रोग्राम में यूज करने के पहले उसका वैल्यू में असाइनमेंट करना जरूरी है। अब आते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट्स आर यूज टू ऐड अ रिमार्क्स और नोट इन द सोर्स कोड। यानी जो हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उसमें अगर हम चाहते हैं कुछ नोट्स लिख देना तो वो लिख सकते हैं। और ध्यान रहे ये जो कमेंट होंगे उसको कंपाइलर यानी कि इंटरप्रेटर नहीं पढ़ेगा, पढ़ के उसको इग्नोर करेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। कमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर। तो हम खाली कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? कमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर, दे आर एडेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। दे आर यूजली यूज्ड प्राइमरली टू डॉक्यूमेंट द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द सोर्स कोड इन पाइथन। अब सिंगल यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन कमांड और मल्टी लाइन भी होता है, तो अभी हम सिंगल लाइन पे डिस्कस करें। कमेंट पे स्टार्टिंग में अगर हैश साइन दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाइथन का कमेंट हो जाता है। आपको हम दिखा दें एक बार फिर से। अब हम जब बार बार यूज करें तो हमने जो अभी स्क्रिप्ट लिखा था हम उसी स्क्रिप्ट को यूज करेंगे, यानी कि हम टेस्ट वाले को ही यूज करेंगे। प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं और पाइथन प्रोग्राम के अंदर test1 लिख रहे हैं। अब अगर हमको लिखना है कि एक्स वाई जेड आर 3 वेरिएबल्स तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हैश मार्क एक्स वाई एंड जेड आर 3 created to test the। बस अब ये लिखने के बाद भी अगर हम इसको सेव तो करना पड़ेगा, सेव कर दिए, कंट्रोल एस प्रेस, देखिए शॉर्टकट है कंट्रोल एस, यानी आप प्रोग्राम लिखते लिखते बीच बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते जा सकते हैं कि एक्सीडेंटली अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो प्रोग्राम आपका सेव रहे, आप उसको यूज कर सकें। तो बीच बीच में कंट्रोल एस करते चले जाइए। अगर हम इसको रन कराते हैं तो आप देखिए रन कराने के बाद फिर वही एरर आपका आउटपुट आएगा। तो स्क्रॉल नीचे करना होगा हमको, सॉरी, ठीक है।
ये आप को हम नीचे करना होगा, थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला जा रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे में, इसको हाइड कर दें। चलिए हाइड नेक्स्ट टाइम से करेंगे। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आया हुआ है। तब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग पैथन के। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट ए पैथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। अब हम दो नंबर को सम करने का प्रोग्राम पैथन में लिखेंगे और उसको देखते हैं कैसे काम होता है। अब कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए, अब ये जो स्टार्टिंग में ये जो लाइन है इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरा बुलेट है, यानी कि मैंने ये जो सारा स्लाइड बनाया है वो पावर पॉइंट में बनाया है। तो स्टार्टिंग में ये सिंबल आ रहा है, इस सिंबल को इग्नोर करना है। यहाँ पे क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो ये हैश मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख दिए कि हम प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं। तो ये कहलाता है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, यानी जब भी आप इस प्रोग्राम को खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम आपने क्यों बनाया है। num1 में 10 डाला, num2 में 20 डाला, रिजल्ट इज num1 num2, प्रिंट कर दिया रिजल्ट। अब आप इसको भी हम रन करा के आपको दिखाएं तो बेटर होगा। सो लेट मी गो टू क्रिएट अ फाइल, न्यू फाइल। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, हैश मार्क। हाँ ध्यान रखिएगा, ये देखिए स्पेस हम दे दिए थे, अभी आपका वो एरर देने लग जाता सम स्पेस नहीं। ये आप जो प्रोग्राम लिखिएगा तो एक लाइन से एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जितना दूर पे लिख रहे हैं सारा सेम जगह लिखना होगा, क्योंकि इसमें जो स्पेस, किसी भी लाइन में स्पेस छोड़ने से इसका अलग मीनिंग हो जाता है, तो स्पेस नहीं छोड़ना है। जहाँ पे स्पेस छोड़ना होगा वहाँ आपको दिखा देंगे। अब प्रिंट करना है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस पहली बार सेव करने के लिए प्रेस किया तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया है। सेव करते हैं प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम सम है तो सम लिख देते हैं। प्रोग्राम का नाम भी हम सम ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम टू नंबर्स, सेव कर दिए और F5 दबाते हैं, रन कराते हैं। अब देखिए आपका, चलिए अब ये सिंटेक्स एरर कहाँ पे, इनवैलिड सिंटेक्स, प्रोग्राम टू ऐड, सॉरी ऐड टू नंबर्स। ये कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है, आप देखिए। अब नीचे अब देखिए यहाँ पे 50 आउटपुट इज कमिंग 50। अब यहाँ स्क्रॉल हो जा रहा नीचे, अब देख सकते हैं 50 आपका प्रोग्राम आ रहा, ठीक है। ये जो 50 आउटपुट है वो किसके कारण आ रहा, 20 + 30 = 50। तो ये जो है मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है और रन करने के कारण मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली वी कैन हैव, ये जो कमेंट दिया हुआ लास्ट में, ये कमेंट यूज कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल, राइट ए पैथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ इज 10 यूनिट एंड ब्रेथ इज 20 यूनिट। तो ये भी आप देखते हैं सिंपल सा, लेंथ में हमने क्या डाला, लेंथ इज इक्वल टू 10 लिया, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 लिया, एरिया इज इक्वल टू मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ लिया और प्रिंट कर दिया। प्रिंट मेरा स्टेटमेंट है आउटपुट का देने के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लेंथ, जिसमें एक वैल्यू डाल रहे हैं 10, उसी तरह से ब्रेथ बना रहे हैं जिसमें वैल्यू डाल रहे हैं 20, और एरिया मेरा फॉर्मूला हमको पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा एरिया में क्या चला गया, ये राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू कैलकुलेट होकर इसमें चला गया एरिया में, और फिर एरिया का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करा लिया। तो इस तरीका से हम वैल्यू को, प्रोग्राम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मेरा अभी हम लोग देखा कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो आज का स्लाइड में, आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि पैथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसका कि डिफरेंट टाइप का मोड्स किस किस मोड में रन करा सकते हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वेरिएबल क्या होता है और कमेंट क्या होता है। ये सारे चीज़ पे आज हम लोग पहली बार फोकस किए हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग इससे आगे का चीज़ देखेंगे, प्रोग्राम को थोड़ा सा और
डिफरेंट टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।